नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के करीब इसी अरब सागर में ताउते तूफान की वजह से आई तबाही का मंजर आप पहले ही देख चुके हैं और अब यास चक्रवाती तूफान का जो असर है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दिखना शुरू हो चुका है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार दोपहर बालासोर में बुधवार दोपहर के लिए तैयारी चलती रही, जब उड़ीसा में बालासोर और धर्मा के बीच तूफान यास तट से टकरा चुका होगा। बंगाल में 24 परगना के सुंदरबन और पूर्वी मेदिनीपुर पर सबसे ज्यादा कहर टूटेगा। बहुत तेज बारिश होगी, हवाएं चलेंगी और तूफान की वजह से 13 फुट ऊंची लहरें उठेंगी। उड़ीसा का कहना है वो पूरी तरह तैयार है। ममता बनर्जी कंट्रोल रूम में सारी रात गुजारेंगी। यहाँ राज्यपाल आए थे। हम बिजली को लेकर तैयार हैं, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ परेशानी होगी तो चिंता ना करें, हम यहाँ पर हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने बीते कुछ साल में काफी क्षमता बढ़ाई है। हमारे पास हर गांव में 1000 से ज्यादा शेल्टर हैं। हजारों टीमें रास्ता साफ करने, पेड़ काटने और बिजली बहाल करने के लिए लगाई गई हैं। तूफान के गुजरने के कुछ ही घंटों के भीतर हम सब सामान्य कर लेंगे। बंगाल और उड़ीसा से कुल 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाया जा रहा है। राज्य और केंद्र आपदा राहत टीमें लगी हुई हैं। सेना भी मदद के लिए तैयार है। तूफान के बाद के हालात से निपटने पर पूरा जोर है। गिरे पेड़ हटाने होंगे, बिजली और टेलीफोन लाइनें बहाल करनी होंगी, घर देखने होंगे। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सारे प्रिवेंटिव स्टेप लिए, जैसे ये जो पेड़ है इसके गिरने की आशंका है कि तूफान आने पर यह पेड़ गिर सकता है, तो इसे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं इसे पहले ही काट रहे हैं। बोलो समझ नहीं आता, वो काट रहा है। इन लोग ऑफिस की तरफ से बोला है उनको हवा आने से गिर जाएगा, उसलिए आगे से सेफ्टी कर दे रहे हैं, काट के क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, पहले लेकिन पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था, सभी साल तो ऐसा होता है। कोई पेड़ का डाला झूल जाता है तो उसको आगे से काट दिया जाता है। पिछले साल मई में ही अम्फन नाम के तूफान ने कच्चे घरों से लेकर ऊंची इमारतों तक किसी को नहीं बख्शा था। इस बार 185 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं, आसमान छूती लहरें और भारी बारिश, जैसे ये सब काफी ना हो, यास के साथ एक ज्वार के आने की भी खबर अच्छी नहीं है। दीघा से मनीष कुमार और सौरभ गुप्ता के साथ मोनी दीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यास चक्रवाती तूफान का असर सिर्फ उड़ीसा और बंगाल में नहीं बल्कि 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में दिखेगा। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 115 टीमें तैयार की हैं। साइक्लोन यास बुधवार सुबह 5:30 बजे के आसपास धर्मा पोर्ट और बालासोर के बीच भारतीय तट से टकराएगा। इस दौरान इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अंदेशा है। आपके बुलेटिन में यह भी लिखा है कि 5:30 बजे इसकी विंड स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक हो सकती है और 11:30 बजे भी 185 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे बैंड में 6 घंटे के पीरियड में विंड की रफ्तार 185 किलोमीटर तक रह सकती है इस पूरे इलाके में। जी, 6 घंटे। यस, 6 घंटे तक ऐसे मैक्सिमम विंड रह सकता है और धीरे धीरे इसके बाद वीक होगा। जैसे साइक्लोन अंदर जाएगा इसका विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्रॉस कब तक करेगा सर भारतीय तट को? भारतीय तट को तो यही बोल रहा हूँ कि दोपहर तक ये भारतीय तट को क्रॉस करने का हमारा पूर्वानुमान है। बालासोर और धामरा के बीच ये तट को क्रॉस करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने साइक्लोन यास के कहर से निपटने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें कहा गया है कि हर प्रभावित इलाके में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन और पावर की सप्लाई बहाल रखने का पूरा इंतजाम हो। अस्पताल जो हैं उनका जो पावर डिसरप्शन है वो कम से कम हो, ना हो, और उसके लिए उनको अपनी तरफ से जो भी बैकअप अरेंजमेंट्स हैं, जैसे जनरेटर सेट है उसका इंतज़ाम, जनरेटर सेट के लिए ईंधन उसका इंतज़ाम, और जो टेम्पररी शेल्टर एकदम हवा के रास्ते में आ रहे हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि उनको थोड़े दिन के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी कंटिजेंसी प्लान है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई के रूट में या ऑक्सीजन सप्लाई जनरेशन फैसिलिटी में कुछ डिसरप्शन होगा तो उसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा, इसकी भी तैयारी पूरी है।
इस चक्रवाती तूफान के समय राहत और बचाव के लिए 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने रिकॉर्ड 115 टीमों को तैनात किया है। लगभग 115 टीमें 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में तैनात की गई हैं। 52 टीमें ओडिशा में एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में, दोनों ही रिकॉर्ड तैनाती है एनडीआरएफ की। पूर्व में कभी भी इतनी ज्यादा तादाद में टीमों की तैनाती इन राज्यों में नहीं हुई है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक अब तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 10 लाख से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जा चुका है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले इतने तेजी से फैल रहे हैं कि देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश में कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज दाखिल हो रहे हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इन दिनों कोरोना के रोजाना 10 से 12 मरीज आ रहे हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 15 से 20 मरीज। हाँ जी, आप बताओ, आपको कोई दिक्कत? 21 मई को इस अस्पताल में ब्लैक फंगस के सिर्फ 13 मरीज एडमिट थे। मंगलवार 25 मई को इनकी संख्या बढ़कर 64 हो चुकी है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा है? 3-4 दिन पहले कुल हमारे पास 13 पेशेंट थे और आज की डेट में अभी हमारे पास 64 पेशेंट हो गए। 64 61 ऑलरेडी एडमिट है और 3 कैजुअलिटी में अभी एडमिट हुए हैं। तो देखिए कि कितनी तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है। रोज़ हमारे पास 15 से 20 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के एडमिट हो रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट हैं वो अब कम एडमिट हो रहे हैं और ये ब्लैक फंगस के ज़्यादा हो रहे हैं। शुक्रवार तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मरीज थे। अब 500 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में एडमिट हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत की है। 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना से भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। जानलेवा तो ये है ही, साथ ही कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसके इलाज में लगते हैं, तब कहीं जाकर महीने भर में ये बीमारी ठीक हो पाती है। लेकिन फिलहाल चिंता इलाज को लेकर नहीं है, बल्कि दवा को लेकर है, जिसकी जबरदस्त किल्लत चल रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कुछ इलाकों में गाली गलौज तो कई जगहों पर हमले भी हुए हैं। बाराबंकी के एक गांव में टीके से बचने के लिए लोग नदी में कूद गए। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। टीका लगवाने हमें नहीं लगवाने जा, हमें नहीं लगवाने, यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थी, इनके सुख दुख में शामिल थी, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर्स से गांव वालों का विरोध। नहीं, खाली जांच करना है आपको, ढंग से दवाई और सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवाएगा, काती बीमारी आगा कोरोना में सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा, महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है। पूरा गाँव न करवा, पूरे गाँव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बारिश सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं।
कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए। इस पे फायदा होता है, कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस सांस आवाज़ आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंग मटी है, गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारी आती है, उनके लिए है। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट कर्नाटक से, जहां के बेलगाम में स्थानीय विधायक ने कोरोना को लेकर हवन किया, फिर ट्रॉली में रखकर शहर में घुमाया ताकि वायरस का प्रकोप खत्म हो और बेलगाम को कोविड से छुटकारा मिल सके। इस इलाके में 500 मौतें कोविड की वजह से हो चुकी हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। दक्षिण बेलगावी में कोरोना भगाने के लिए हुआ विशेष हवन। पीली शर्ट में पीछे बीजेपी विधायक अभय पाटिल हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया है ताकि कोरोना उनके इलाके से भाग जाए। अनुष्ठान के बाद पूरे इलाके में इसे घुमाया गया। यज्ञ और हवन करने से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। वैज्ञानिक रीत से ये बात साबित भी हो गई है। अब चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए बेलगावी दक्षिण विधानसभा के हर घर के सामने हमने हवन कराने का फैसला किया है। बेलगावी में लगभग 18,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल होता है। ऐसे में वायरस लोड भी बढ़ता है और मौजूदा वायरस कितना खतरनाक है वो किसी से छुपा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग, इस वायरस को लेकर अब थोड़ी जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है, लेकिन वो फिर भी अधूरी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। इन्होंने इस दिक्कत को बढ़ावा दिया है जो ठीक नहीं है। हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जिस वायरस को अब तक ठीक तरीके से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, उस वायरस से छुटकारे के लिए अवैज्ञानिक तरीके से की गई कोशिश जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अपने विवेक से काम लें और सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं उसका पालन करें। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी अब गायब है। देश से फरार होने के बाद 2018 से वो एंटीगा में रह रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो वहां भी नहीं है। नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सीबीआई, ईडी और अब एंटीगा की पुलिस 63 साल के मेहुल चोकसी अब इन सब के लिए फरार हैं और ये सब एजेंसियां इन्हें ढूंढ रही हैं। एंटीगा में छपी खबरों के मुताबिक चोकसी अब फिलहाल क्यूबा चले गए हैं। वजह क्योंकि क्यूबा की भारत से प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि इस बात का खंडन दिल्ली में उसकी लीगल टीम कर रही है। He had no reason to fly anywhere. कोई वजह नहीं है कि मेहुल चोकसी एंटीगा छोड़ें। ये सच है कि वो लापता हैं। मुझे उनके परिवार से फोन आया और वो उसको लेकर चिंतित हैं। इस बीच एनडीटीवी को पता चला है कि सीबीआई भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिख रही है, ये पता करने के लिए कि चोकसी एंटीगा में है या नहीं। चोकसी को आखिरी बार एंटीगा की जॉली हार्बर में देखा गया था। वो वहां अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए थे। उनकी गाड़ी वहां लावारिस खड़ी पाई गई। उनके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद वहां के पुलिसकर्मी अब उन्हें खोज रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आसमान छूते सरसों तेल के दाम और क्या महंगे सरसों से हो रहा है किसानों को फायदा। पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
जवान की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंची और वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसी के साथ दिल्ली के नामी गैंगस्टरों की भूमिका की भी जांच चल रही है। 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ, ये जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार सुबह तड़के आरोपी सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जिससे पता चल सके कि आखिर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस का ये दावा है कि 4 मई को सुशील अपने 15 साथियों के साथ सागर धनखड़ और उसके 4 साथियों को यहाँ पर किडनैप करके लाया था और पार्किंग में उनका झगड़ा हुआ। उसके बाद सुशील ने सागर धनखड़ को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और जबकि उसके साथी घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मॉडल टाउन के उस फ्लैट में पहुंची जहां मृतक सागर आखिर के 15 दिन रहा था। आरोप है कि इसी फ्लैट के बाहर बुलाकर सागर और उसके साथियों को अगवा किया गया। फ्लैट के बाद पुलिस ने उन 3 कारों की भी फोरेंसिक जांच कराई जिनसे हमलावर आए थे। ये 3 गाड़ियां पुलिस को उस रात छत्रसाल स्टेडियम से बरामद हुई थीं। पुलिस को जांच में पता चला है कि सुशील कुमार का मेलजोल दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों से था जो विवादित जमीनों पर कब्जे और दिल्ली के टोल नाकों पर टैक्स वसूली का काम करवाते थे। सुशील के साथ जो स्कॉर्पियो कार आई थी उसमें जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे थे। वहीं मृतक सागर धनखड़ का साथी सोनू महाल गैंगस्टर संदीप काला का भतीजा है। सुशील के हमले में सोनू भी घायल हुआ और वो चश्मदीद गवाह भी है। सुशील को अब दुबई में बैठे गैंगस्टर संदीप काला से खतरा है। यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि हत्या की वजह फ्लैट के किराए को लेकर झगड़ा है या इसके पीछे कोई और वजह है। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में करीब 1 दर्जन चोट के निशान मिले हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सरसों तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मार्च से अब तक इसके दाम में 50 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। आखिर वजह क्या है? हरियाणा के नूह से रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री के भाषण के वक्त सरसों का तेल 120 रुपए लीटर था जो अब बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि इस बीच पहली बार सरसों की फसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा यानी 7,000 रुपए के आसपास बिक रही है। लेकिन क्या इनसे किसान और मिल मालिक खुश हैं? ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के तावड़ी अनाज मंडी। और आप बता रहे थे यहाँ 13 एकड़ के सरसों किसान शरीफ हमें मिले। सरसों का दाम अब भले 7,000 रुपए पर हो लेकिन 2 महीना पहले 5100 रुपए में ये अपनी सरसों बेच चुके हैं। पिछले साल बिकी थी 3300 रुपए में जी। और इस बार गई है वो शायद 5100 रुपए में गई है जी। 5100 रुपए। तो अभी तो सरसों का रेट 6,500-7,000 रुपए चल रहा है, तो आपने पहले ही बेच दिया था? पहले बेच दिया था सर। ये डर था ना कभी ऐसा ना हो सरकार की जो बोली खड़ी होगी, हो सकता है वो 4,041 में। अब जो अपने आड़ती लोग हैं वो 5,5200 खरीदे ना, तो ये बेहतर है कि इसके लिए दे दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, अगर ये पता होता कि इतना हाई फाई रेट पहुंचेगा 7,7200 पहुंचेगा तो अपने को हम भी अपने घर रखते भेजते महंगे रेट में। और सरसों का एक वो भी होता है। तावड़ू अनाज मंडी में करीब 80,000 क्विंटल सरसों बिकी है लेकिन सरकारी खरीद 0 है। पिछले साल जहां सरसों एमएसपी से कम यानी 3300 रुपए में बिकी थी, इस बार आड़तियों ने एमएसपी से ज्यादा 5,000 रुपए पर खरीदा है। यही वजह है कि शाहिद जैसे आड़ती के पास सरसों का स्टॉक भरा है। इस साल थोड़ा विपरीत हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था और एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। अच्छा। सरकारी जो रेट था वो था 4650 रुपए का। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से, उस दिन से आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी हैं। देखिए पिछले बार जो सरकारी परचेज थी हमारे यहाँ पर 65,019 थी और जी टोटल। अच्छा। और अब की बार जो एमएसपी से ज़्यादा जो बिकी है हमारे यहाँ पे प्राइवेट परचेज हुई है पूरी मंडी के अंदर, तो जो आड़तियों ने खरीदी है
तो वो 78,414 हुई। सरसों की फसल ही नहीं, तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खुद उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 15 मई को 132 रुपए लीटर के मुकाबले इस बार सरसों का तेल 179 रुपए लीटर है। सरसों का तेल मिल चलाने वाले संजय गुप्ता कहते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने से उनको कोई फायदा नहीं है। हमारे पे कारोबार पे तो कोई खास असर नहीं पड़ा, हमारी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है इसके अंदर बस। अच्छा। जो रॉ मटेरियल पहले 4,045 रुपये में आता था, आज वो 6,000 पे 6,500 में आ रहा है। तो मोटा मोटी 40-50% तक उसकी कॉस्टिंग हमारी जो रॉ मटेरियल की वो बढ़ गई, उतना ही फिर हमारा आगे महंगा हो जाता है तेल। जानकार मानते हैं कि तेल के दाम हाल फिलहाल में कम नहीं होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते पाम ऑयल के दाम और भारत सरकार के एग्रीकल्चर, इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस के चलते सरसों तेल के साथ वनस्पति तेल के दाम भी बढ़े हैं। जहाँ तक कीमतों में कमी की बात है सरसों तेल की, उसका मुझे नहीं लगता कि तुरंत कोई कमी आएगी, क्योंकि एक तो जो आयात है वो महंगा है अभी भी, और जब अगली फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की आएगी तब कुछ कीमतों पर असर आ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब सरकार ने बड़ी तेल कंपनियों से सरसों के स्टॉक की जानकारी भी मांगी है। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने फसल तैयार होते ही किसानों को थोड़े ज्यादा पैसा देकर बड़े पैमाने पर सरसों की खरीद की है। यही वजह है कि सरसों के इस तेल के खेल में किसानों को उतना मुनाफा नहीं हुआ है जितना बताया और दिखाया जा रहा है। नूह से कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।